बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस वीडियो में हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। मैं थोड़ी सी वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूंगा। दो चीजें होंगी, एक तो अमेरिका के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि अमेरिका को पिछले 2 सालों के अंदर दूसरी बड़ी शिकस्त हुई है 3 सालों के अंदर, और उस शिकस्त को अमेरिका कैसे मीडिया के ऊपर नहीं दिखा रहा, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से, इलेक्शन, आसिम मुनीर और पीडीएम वगैरह का टोला वगैरह जो करना चाहता है, और ये वो चीजें जो हम इस ऑडियोलॉग में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं आपको अमेरिका के हवाले से। कुछ दिन पहले रशियन डिफेंस मिनिस्टर शोगु की तरफ से है ना एक स्टेटमेंट आई है कि वेस्टर्न अलाइज का मिलिट्री पावर कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। मतलब वेस्टर्न अलाइज यानी नेटो और उसके अलाइज, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उनके पास जितना भी मिलिट्री पोटेंशियल था वो सारा का सारा हमने यूक्रेन में फड़का के रख दिया है। इतना ओवरसाइड स्टेटमेंट देना कोई मतलब है ना बंदा ऐसे नहीं दे सकता। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की गई है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और चाइना की तरफ से। तो यहाँ पर तभी जाकर ये स्टेटमेंट दिए। फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न अलाइज का पावर उसी दिन उठ गया था जिस दिन वो अफगानिस्तान के साथ विड्रॉ करना शुरू हो गए थे। अफगानिस्तान के अंदर उनको कुछ ज्यादा मतलब स्पेस नहीं मिल रहा था, तो उसी दिन उनका मतलब है ना जो डंका वंका था कि हम ये हैं वो सारा का सारा उड़ गया था उसी दिन जब काबुल फॉल हुआ था। उसके बाद इन्होंने खुद को रिवाइव करने के लिए यूक्रेन के अंदर जंग छेड़ी। अब यूक्रेन की जंग के अंदर एक और चीज भी है, जो हंटर बाइडन है, जो बाइडन का बेटा, वो वहां पर कारोबार करता रहता था, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और भी बहुत ज्यादा कंपनीज थी, तो उसने वहां पर बड़ा माल बनाया है। यूएस ने एड दी यूक्रेन को 2014 से। हंटर बाइडन उसका बड़ा बड़ा हिस्सा लेता गया, खाता गया, लेता गया, खाता गया। उसने बड़े बड़े कारोबार बना लिए। ठीक है, ये जो आपका है प्रेसिडेंट ये था आपका डोनाल्ड ट्रंप, उसने इन्वेस्टिगेशन की, एफबीआई ने वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की। इसी तरह से आज भी वहां पर जंग करके हंटर बाइडन ने बड़ा माल चाल खाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिलिट्री पोटेंशियल था, अब वेस्टर्न अलाइज ये कह रहे थे दुनिया के सामने कि हम नहीं लड़ रहे, सिर्फ ये यूक्रेनियन लड़े, हम तो सिर्फ हथियार प्रोवाइड करें। एक्चुअली में वेस्टर्न अलाइज ने मैन पावर भी प्रोवाइड किया था, मैन पावर इन टर्म्स ऑफ मर्सनरीज, गुंडे वुंडे। अब वो बताते नहीं है मीडिया के ऊपर, वो सारे गुंडे, मर्सनरीज, अलकायदा के, आईएसआईएस के बंदे, यहाँ से सीरिया के फाइटर, नॉर्थ अफ्रीकन फाइटर, ये सारे के सारे लेकर आ गए। लेटिन अमेरिका, जहां जहां इनका हाथ मिल रहा था मर्सनरीज का, वो सारे के सारे ये लेकर आ गए थे यूक्रेन के अंदर। उन्होंने असला भी रच के दिया, फिर लड़ाई चढ़ाई हुई, और अपने जो रिटायर फौजी थे, जिसे रिजर्व कहते हैं, उन लोगों को भी भेज दिया कि जाओ लड़ो। लड़ाई चढ़ाई ठीक ठाक हुई। शोगु से मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ एज अ डिफेंस मिनिस्टर। शोगु ने इस जंग को बड़ा डिले किया है, क्योंकि मैं जानता था अफगानिस्तान के अंदर इनकी ठुकाई हो चुकी थी, इनका मोरल डाउन था। ये अगर रशिया इनको थोड़ा सा ज्यादा रगड़ा दे देता यूक्रेन के अंदर तो इनकी बड़ी ठुकाई होनी थी। लेकिन यहाँ पर इनको मतलब ट्रेप करके इनकी अच्छी खासी ठुकाई की गई है, ये वेस्टर्न अलाइज और नेटो की, और उसके बाद उनका पूरा मिलिट्री पावर एग्जॉस्ट कर दिया गया है। अब मिलिट्री पावर एग्जॉस्ट होने की वजह से यह हुआ है कि नेटो एज ए इफेक्टिव प्लेयर अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेटो की मौजूदगी में यूक्रेन के अंदर रशिया ने अपनी मनमानी की, और रशिया वो सब कुछ हासिल करने में कामयाब हुआ है जो रशिया ने प्लान किया हुआ था। नेटो वो सब कुछ हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। नेटो ज्यादा से ज्यादा रशिया यूक्रेन के अंदर अपने ट्रूप्स रखने में कामयाब हुआ, तो नेटो के ऑब्जेक्टिव्स बड़े मतलब है ना ब्लड हो गए, और रशिया ये डिक्लेयर करने में कामयाब हो गया कि उसने नेटो को यहाँ पर ठुकाई की है यूक्रेन के अंदर। सो नेटो के लिए बड़ी वरी हो गई है ये शोगु की स्टेटमेंट के बाद। अब अगर नेटो यहाँ पर हार चुका है यूक्रेन के अंदर, तो ये ताइवान को कैसे एश्योरेंसेस देगा अमेरिका? ताइवान के अंदर क्या कर सकता है अमेरिका? सो ताइवान, ये जो इंटरनेशनल सेटअप होता है ना, ये फियर के बेस के ऊपर होता है कि एक सुपर पावर का डर होता है पूरी दुनिया के अंदर, और सुपर पावर जिसके साथ अलायंस बना ले तो उसका भी डंका बज जाता है उस रीजन के अंदर। सो यहाँ पर इंडिया के साथ अलायंस बनाया हुआ है अमेरिका ने, तो इंडिया का मतलब है ना डंका बज रहा है साउथ एशिया के अंदर। लेकिन अगर सुपर पावर ही शिकस्त खा ले, इबरतनाक शिकस्त खा ले यूक्रेन के अंदर, सुपर पावर की रेपुटेशन गई, सुपर पावर की रेपुटेशन गई, तो सुपर पावर ने जिसको अश्योरेंसेस दिए उसकी क्या रेपुटेशन बचेगी? तो यहाँ पर बड़े ही रीथिंक करने की जरूरत है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है। हमने 1990s के बाद ये देखा हुआ था कि एक यूनिलेटरल सुपर पावर होगा, एक वन पोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा, लेकिन अब स्लोली एक मल्टीपोलर ऑर्डर बनता जा रहा है। तो मल्टीपोलर ऑर्डर के अंदर हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए ये देखना चाहिए। बाकी पाकिस्तान के अंदर तो है ही वायात लोग, इन लोगों को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि अपना इक्तदार बचाओ, फौज अपनी ताकत कैसे बढ़ाए, ये तमाशा है पाकिस्तान के अंदर। बाकी इनकी कोई, इनके इससे ज्यादा बढ़कर इनकी कोई सोच है ही नहीं, ना पीडीएम की, ना आर्मी की। आर्मी की भी सोच अपने इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द है, जुडिशरी भी अपने इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द, पुलिस भी अपने इंस्टीट्यूशन, और अब ये पीडीएम भी अपने इंटरेस्ट के तरफ। सो इनकी कोई सोच नहीं है। सो यहाँ पर हमने एक बड़ा मेजर मतलब है ना सुपर पावर का डिक्लाइन देख रहे हैं। अब सुपर पावर का डिक्लाइन देख रहे हैं और साथ साथ दूसरे पावर्स की इमरजेंस देख रहे हैं। सो इसमें हमने फॉरेन पॉलिसी कैसे एडजस्ट करनी है, ये वो चीजें हैं जो हमने देखनी है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना शोगु की, बड़ी थारो स्टेटमेंट है कि मतलब इसने मतलब है ना कहा कि वेस्टर्न अलाइज मिलिट्री पावर से दूसरों की पॉलिसी को रीशेप नहीं कर सकते, ज्योग्राफी को रीशेप नहीं कर सकते। अब मिलिट्री पावर आप यूज ही इसी जगह करते हो कि आप ज्योग्राफी को रीशेप करना चाहते हो, लेकिन
लेकिन जब आप मिलिट्री पावर से रशिया ज्योग्राफी को रिशेप कर देता है और नेटो मिलिट्री पावर से ज्योग्राफी को रिशेप नहीं कर पाता, तो ये मिलिट्री डिफीट हुई ना नेटो की। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब ये जंग शुरू हुई थी तो मैं 6 महीने के बाद मैंने कहा था कि 1-2 राउंड इनके चलेंगे। मतलब पहला राउंड होगा सॉफ्ट फाइट, दूसरा राउंड सख्त फाइट, तीसरा राउंड सख्त फाइट, चौथा राउंड होता है बड़ी सख्त फाइट होती है और वो डिसाइसिव राउंड होता है। सो वो जो डिसाइसिव राउंड है ना, वो जीत लिया है रशिया ने। अब ये जो नेटो है ये सोच रहे हैं कि हम इसको है ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बैटल में कन्वर्ट करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बैटल में कन्वर्ट करते हैं तो मतलब यहाँ पर ये 10 साल की प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक शॉर्ट ऑफेंसिव ट्राई किया था, वो इनसे कामयाब नहीं हुआ। अब अगर ये 10 साल का लॉन्ग स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव यूक्रेन के अंदर ट्राई करते हैं तो ऑब्वियसली रशियंस भी रेस्पॉन्स देंगे। अब रशियंस भी जब रेस्पॉन्स देंगे तो फिर ये ईस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी तो गई, ईस्टर्न यूरोप के अंदर सिक्योरिटी गई, क्योंकि ये जितनी भी लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसीज आप देखते हैं ये सर्वाइव करती हैं इंपीरियल ऑर्डर के ऊपर। इंपीरियलिज्म के साथ आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कभी भी अकेली नहीं आती। दुनिया की कभी भी आप डेमोक्रेसी देख ले, बर्तानिया की डेमोक्रेसी देख ले, उसके साथ इंपीरियलिज्म आया। आप अमेरिका की डेमोक्रेसी देख ले, उसके साथ इंपीरियलिज्म आया। आप ये जो है आप इसकी डेमोक्रेसी देख ले, ये जो है रोम की डेमोक्रेसी देख ले, उसके साथ इंपीरियलिज्म आया। आप ग्रीक की डेमोक्रेसी देख ले, उसके साथ इंपीरियलिज्म आया। डेमोक्रेसी और इंपीरियलिज्म साथ आता है। बादशाह और इंपीरियलिज्म तो साथ साथ होता ही है, लेकिन डेमोक्रेसी और इंपीरियलिज्म साथ होता है। सो इंपीरियलिज्म से ये करते हैं रिसोर्सेज जमा, रिसोर्सेज से अपनी इकोनॉमी जमा बनाते हैं और इकोनॉमी से ये डेमोक्रेटिक ऑर्डर सस्टेन किया जाता है। द मोमेंट इकोनॉमिक ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, डेमोक्रेसी को खतरा हो जाता है और अथॉरिटेरियन रिजीम ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। ये आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो चुका है, ये आपकी सेकंड वर्ल्ड वॉर में हो चुका है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने 1930s का जो था क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो कैसे नेविगेट किया था। उसको नेविगेट करने के लिए उसने बड़े एक डिक्टेटोरियल मेजर लिए थे। उसके सामने कोई ज्यादा बड़ी मजबूत अपोजिशन नहीं थी। इसी वजह से वो सेकंड वर्ल्ड वॉर जीतने में कामयाब हो गया। सो हम कहते थे कि हिटलर ने डिक्टेटोरियल मेजर्स लिए थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने भी अमेरिका के अंदर डिक्टेटोरियल मेजर्स लिए हुए थे, मैनिपुलेशन की थी, बड़ी इंजीनियरिंग की थी, अपने लोगों की माइंडसेट बदलने के लिए बहुत कुछ किया हुआ था। सो डिक्टेटोरियल माइंडसेट आपको फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का भी दिखता है, जैसे आपको जो बाइडेन का डिक्टेटोरियल माइंडसेट दिखता है। सो इस वक्त रशिया अगर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्टेशन में लेकर जाते हैं नेटो, तो रशिया अफ्रीका के अंदर हमला करेगा। अफ्रीका के अंदर जितने भी मतलब है ना रिसोर्सेज जमा करने की पॉइंट्स हैं, ये वेस्टर्न अलाइज के, खासतौर पर यूरोप के, उनको टारगेट किया जाएगा। अमेरिका के नहीं, यूरोप के। जब यूरोप को टारगेट किया जाएगा तो यूरोप की इकोनॉमी शेक करना शुरू करेगी, क्योंकि चाइना भी अफ्रीका के अंदर बहुत मजबूत है। अफ्रीका के अंदर एक नया पावर इमर्ज कर रहा है, नए स्टेट्स बन रहे हैं और ज्यादा मजबूत बन रहे हैं, ज्यादा तगड़े बन रहे हैं। जब इन स्टेट्स को वेपनाइज किया जाएगा, इनको इकोनॉमिकली फैसिलिटेट किया जाएगा, इनको पॉलिटिकल सिस्टम ठीक किया जाएगा, तो ये स्टेट नो करना शुरू कर देंगे यूरोपियंस को। हो सकता है अमेरिका के साथ समझौता कर ले, यूरोपियंस को नो करना शुरू कर दे, तो यूरोपियंस जो रिसोर्सेज लेते थे अफ्रीका से वो नहीं मिलेगा, लैटिन अमेरिका से नहीं मिलेगा। लैटिन अमेरिका को तो वैसे भी अमेरिकन प्रोटेक्शन है। सो यहाँ पर जो मसला होगा ना यूरोपियंस के लिए, जो खासतौर पर वेस्टर्न यूरोप के लिए, वो बहुत खतरनाक होगा। सो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट की जो लंबी जड़ें होगी, लड़ाई वगैरह होगी, वो होगी आपकी अफ्रीका के अंदर। अब ये वो चीजें हैं जो देखनी चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, कैसे हमने अपने आप को एडजस्ट करना है। अब आते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर। बहरहाल ये आप समझ लीजिए कि ये डिक्लाइन हो चुका है सुपर पावर का। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका और ज्यादा डिक्लाइन होगा। बाकी सुपर पावर ना एक दिन में बनते हैं, ना एक रात में खत्म होते हैं। इनको सेंचुरीज लगती है बनने में, सेंचुरीज लगती है खराब होने में। बाकी इस सुपर पावर का जो बेड़ा गर्क किया है वो लिबरल्स ने किया है। जो अमेरिका के अंदर जितने भी लिबरल्स थे उन सब ने सुपर पावर अमेरिका का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि ये लोग करप्ट थे। इनकी करप्शन को कभी भी अमेरिकन कांग्रेस ने अकाउंटेबल नहीं ठहराया। जब अकाउंटेबल नहीं ठहराया तो इन लिबरल्स ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सीधी सीधी बात है। ये जो आपकी रोमन सेनेट थी वो भी ज्यादा से ज्यादा करप्ट थी, जिसकी वजह से सीजर ज्यादा ताकतवर हुआ और सीजर के साथ लोग खड़े हो गए, रोमन सेनेट के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। लोग सेनेट के साथ, पार्लियामेंट के साथ तब खड़े होते हैं जब वो पार्लियामेंटेरियन करप्ट नहीं होते, ईमानदार होते हैं और लोग उनको साथ अपने आप को अटैच करते हैं। जब पार्लियामेंटेरियन ही हरामजादे होते हैं तो लोग उसके साथ अटैच नहीं करते, फिर लोग डिक्टेटरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। पार्लियामेंट को अगर आपने मजबूत करना है तो पार्लियामेंट के अंदर आपको अच्छे लोग लाने चाहिए और वो लोग लोगों को एम्पावर करें, फिर लोग पार्लियामेंट को एम्पावर करेंगे। इस तरह से एक बैलेंस चलता है। बाकी ये जो बाइडेन ने हराम पाई की है, अब अमेरिकन डेमोक्रेसी भी बाय बाय टाटा। और ये जो पाकिस्तानी बलुंगड़े थे, ये जो देखो सुनो जाने वाला, ये कहता था नेटो के ट्रेंड ये करेंगे वो करेंगे। भाईजान हमारे मिलिट्री एक्सपीरियंस है, मैंने जंगे वंगे नहीं लड़ी, लेकिन मैंने थारोली बड़ी डिटेल में एक एक जंग के ऊपर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो प्रिडम्पशन है, प्रीमिनिशन है कि कैसे होगी। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, इनके मैंने फुल पॉलिसी मेकिंग, कहां पर किसने कैसे गलती की, इंटेलिजेंस वाइज पढ़ा है, इकोनॉमी वाइज पढ़ा है, पॉपुलेशन वाइज पढ़ा है, स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ा है, मिलिट्री इक्विपमेंट वाइज पढ़ा है, हार्डवेयर कितना किसने प्रोड्यूस किया उसके वाइज से पढ़ा हुआ है। मैंने इस तरह से पढ़ा हुआ है और टाइमलाइन कैसे कैसे डिसीजन मेकिंग कहां पर हुई, किस तरह से इंपैक्ट किया,
किया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर को तो मैंने थारोली एग्जामिन किया हुआ है और वहां से जो मैंने मिलिट्री लेसन लर्न किए हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं, वो आपको एक है ना एक्सपीरियंस होता है जंगों का, तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि यार ये जंग कहां पर जा रही है, इसका मूड किस तरफ जा रहा है। वो एक्सपीरियंस है नहीं एक टट्टू शायर आकर बैठ के बताते हैं कि पॉलिसी कैसे चलेगी। इन शायरों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब आते हैं जी अब आसिम मुनीर के साहब से। अब साहब आसिम मुनीर के बड़े बड़े लंबे लंबे प्लान है। सीधी सीधी बात बता देता हूँ, इस केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट इल्ला माशाल्लाह 2 महीने निकाल जाए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट को सिर्फ ये है कि इलेक्शन का मैंडेट है। द मोमेंट ये केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन के मैंडेट को क्रॉस करेगी, यानी 30 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई एफिशिएंसी नहीं है, कोई हैसियत नहीं, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी खत्म है। सो लेजिटिमेसी इनको चाहिए, लेजिटिमेसी के लिए इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अब आसिम मुनीर किस किस चीज को जगल कर रहा है? एक सबसे बड़ी मजबूत ताकतवर पॉपुलर पार्टी को इसने जेल में बंद कर दिया है, ठीक है, ये एक अलग फ्रंट खुला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रहा है, वो एक अलग फ्रंट खुला हुआ है। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी इतनी ज्यादा जमातें हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये जमहूरियत के साथ वाबस्ता है। फॉर एग्जाम्पल ये पार्लियामेंटेरियन बनते हैं, फिर बिलों के ऊपर पैसे वैसे कमाते हैं, कुछ वहां से फंड लिया, कुछ यहाँ से फंड लिया। सो ये सारे सियासतदान हो गए बेरोजगार जब तक इलेक्शन नहीं होगी। सो इलेक्शन कराना तो सियासतदानों की कॉमन इंटरेस्ट बन गया, सबका इंटरेस्ट हो गया कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन भी इस तरह से होने चाहिए कि दूसरों को फायदा मिले, पीटीआई को ना मिले, लेकिन इलेक्शन तो होने चाहिए, वरना तो ये सारे बेरोजगार हो गए। पीपल्स पार्टी वाले ये सारे बेरोजगार है, तो ये अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्शन के लिए तो आवाजें उठाएंगे। अब इनको भी मैनेज करना है आसिम मुनीर ने। उसके बाद आपके कानून की रिक्वायरमेंट है, इसको भी मैनेज करना है। सुप्रीम कोर्ट है, इसको भी मैनेज करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इसको भी मैनेज करना है। और जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको भी मैनेज करना है। और फौज के अंदर से जो हीट मिल रही है इसको भी मैनेज करना है। फट जाएगा आसिम मुनीर, ऐसा फटेगा कि इसके बाप को भी नहीं मिलेगा। ये इतनी चीजें मैनेज करना मुश्किल बात है, और वो भी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मैनेज करना है, लॉन्ग टर्म मैनेज करना है। सो ये इसके बाप से भी नहीं होने वाला। इलेक्शन आपके अक्टूबर या नवंबर के अंदर हो जाएंगे। इलेक्शन करवाकर ही ये किसी तरह से बच सकता है, प्रेशर को डाउन कर सकता है, वरना इसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि ये फट जाएगा, इसको समझ ही नहीं आएगा क्या करेगा। और जब इलेक्शन कराएगा अक्टूबर के अंदर और इमरान खान जीत कर आ जाएगा, इमरान खान की पार्टी जीत कर आ जाएगी, तो फिर तो इसके सामने एक और बड़ा मुश्किल हो जाएगी। सो ये वो सीरियस चैलेंजेस है आसिम मुनीर के सामने, जो आसिम मुनीर बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाएगा। और अल्टीमेटली आसिम मुनीर इस वक्त है ना इवेंट्स को डिक्टेट नहीं करा, अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इवेंट्स खुद डिक्टेट कर रहे हैं, और आसिम मुनीर का रिएक्शनरी रिस्पॉन्स आ रहा है। इनिशिएटिव जो था ना आसिम मुनीर के बाद, वो 9 मई के बाद था, 2 महीने चला, अब वो इनिशिएटिव उसने लूज कर दिया है। इनिशिएटिव अब उसके पास नहीं है। ये चाहे ये काकड़ ले आए, ये पाकड़ ले आए, ये ड्रैग ऑन कर सकता है, लंबे घसीट सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री में कहते हैं कि जब आपको पता हो कि आप जीत नहीं सकते ना, तो आप जंप को लंबी खींचने की कोशिश करते हैं। तो जंप को जब लंबी खींचने की कोशिश करते हैं ना, तो आप और कुछ नहीं कर रहे होते, आप कैजुअलिटीज बढ़ा रहे होते, आप ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर रहे होते, ना दुश्मन आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने दे रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ आप कैजुअलिटीज बढ़ा रहे होते हो, मतलब जो वुंडेड हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे होते हो। सो ये वो चीज है जो आसिम मुनीर कर रहा है। आसिम मुनीर जितना इस जंग को लंबा खींचेगा, फौज उतना ज्यादा जमीन में जिंदा गाड़ी जाएगी, उतनी ज्यादा फौज को कैजुअलिटीज होंगी, इमोशनल, इकोनॉमिकल, मोरल, पॉलिटिकल, सारी कैजुअलिटीज फौज को होंगी। सो ये वो चीजें हैं जो आसिम मुनीर कर रहा है, लंबा खींच रहा है, ताकत के जोर के ऊपर फौज ज्यादा से ज्यादा जिंदा गाड़ी जा रही है। बहरहाल जनवरी तक ये सारा का सारा किस्से में ठीक ठाक लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ये लड़ाई बड़ी खतरनाक लड़ाई होगी, और पहली बार पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी रियासत अवाम का डर महसूस करेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको पहली चीज बता देता हूँ, पाकिस्तान में कानून से कभी भी हुक्मरानी नहीं की गई है, पाकिस्तान में हमेशा डर से हुक्मरानी की गई है, और इदारों ने अवाम को डरा के रखा हुआ है, हमेशा से डरा के रखा हुआ है। और अब इंडिया ने भी अपने लोगों को डरा के रखा हुआ है, अमेरिका ने भी डरा के रखा हुआ है, हर किसी मुल्क ने अपने अपने लोगों को डरा के रखा हुआ है। अमेरिका के जो कुत्ते कोप छोड़े हुए हैं उन लोगों ने अपने अवाम के ऊपर, वो भी आपको कभी दिखाऊंगा कि क्या करते हैं वहां की पुलिस वाले। हम पंजाब पुलिस की मां बहन करते हैं, लेकिन वहां के भी हरामजादे हैं। सो यहाँ पर हर रियासत ने अपने लोगों को डराया हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री होगा कि रियासत अपनी अवाम का डर महसूस करेगी, और ठीक ठाक डर महसूस करेगी। ये जो आपने देखे है ना, कोई सितारा इम्तियाज ले रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई वो ले रहा है, इनका बाप भी नजर नहीं आने वाला आपको आने वाले दिनों में। पाकिस्तान की 20 साल की तकदीर लिख दी गई है, और वो तकदीर पीटीआई के हाथों में। और जो लड़ाई होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, पीटीआई पार्टी जीतेगी, और जो ठीक ठाक लड़ाई होगी आसिम मुनीर का बाप भी रोएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री में जो रियासत है वो लोगों का डर महसूस करेगी, और ठीक ठाक डर महसूस करेगी। और जुडिशरी, बाकी मैं आपको बता दूं, इमरान खान आ जाएगा, फिर वही ड्रामे करेगा। इसकी मतलब है ना, ये बंदा सुधरने वाला नहीं है, ना खुद सुधरेगा ना मुल्क को सुधारेगा, ये मैं आपको बता दूं। बाकी लड़ाई आप लोग जीत जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।